हाँ तो बच्चों, आज की ये क्लास जो है ये राजस्थान जीके की क्लास है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 3 मेन सब्जेक्ट लगते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है राजस्थान जीके और एक हिंदी सब्जेक्ट के भी 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर राजस्थान जीके की फर्स्ट क्लास। राजस्थान जीके भी हम कंप्लीटली ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला अपना टॉपिक जो है लोक वाद्य यंत्र है। लोक वाद्य यंत्र जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र वो यंत्र होते हैं जिनके ऊपर चमड़े से ये मंडे हुए होते हैं और इनके ऊपर किसी चीज से प्रहार करके इन्हें बजाया जाता है। सेकंड है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनके तार होते हैं लगे हुए और इन तारों के अंदर से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये खाल से मंडे हुए होते हैं। अवनद जो होते हैं खाल से मंडे हुए होते हैं और तत्वाद्य यंत्र जो है इनके अंदर तार लगे होते हैं और तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपका है सुशीर वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र। पहले घन वाद्य यंत्र के बारे में देखते हैं। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो कि किसी चीज से आघात करके या चोट करके बजाए जाते हैं। चोट या आघात से उनके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। लास्ट है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो कि फूंक से बजाए जाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र फूंक से या फिर हवा से ध्वनि उत्पन्न की जाती है इनमें। तो फूंक से बजने वाले यंत्र, जैसे कि इन सभी के नाम है, अवनद को छोड़कर बाकी आप सारे के सारे नाम से ही समझ सकते हो। तत् यानी तत् से बना है तार। तार से बजने वाले यंत्र जो होते हैं वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं। घन का मतलब घन जैसे ही किसी चीज को पीटा जाता है उससे निकलने वाली ध्वनि जो होती है वही क्या है, चोट या आघात से बजते हैं, वही घन या वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका सुशीर यानी फूंक मारना। सुशीर वाद्य यंत्र यानी फूंक से बजने वाले यंत्र जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और अवनद मतलब खाल से मंडे हुए होंगे और इनके ऊपर तेजी से किसी चीज से प्रहार किया जाएगा तो ये बजने लगेंगे। तो अवनद वाद्य यंत्र से हम पढ़ते हैं। अवनद वाद्य यंत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से, जिसमें एक तो होते हैं जिनमें एक ही तरफ खाल होती है, एक तरफ खाल मंडी होती है, और एक होते हैं जिनमें दोनों तरफ खाल मंडी होती है। जैसे ढोल देखते हैं आप, दोनों तरफ खाल मंडी होती है। और एक होती है जिनकी एक तरफ जो है लकड़ी होती है या एक तरफ से पूरा कवर होता है। जैसे प्याली नहीं होती है अपनी, इस तरीके से, और इसके ऊपर इस तरीके से खाल बांध दी जाती है। तो एक तरफ से लकड़ी या फिर बंद होता है और दूसरी तरफ क्या होती है, दूसरी तरफ खाल होती है, दूसरी तरफ खाल से बंधा होता है। ठीक है, अब लर्न कैसे करेंगे। अवनद वाद्य यंत्र जो है तीनों के अंदर सबसे पहले एक तरफ खाल जिनमें मंडी होती है उनकी ट्रिक पढ़ेंगे। एक तरफ, आज हम सिर्फ नाम याद करेंगे इनके, ठीक है। एक तरफ खाल से मंडे हुए, एक तरफ खाल से मंडे हुए। ट्रिक क्या होगी, डेरू खंजर चक। सबसे पहले ट्रिक ही लिख रही हूं, डेरू खंजर चक। खंजर चक, चाय के ऊपर मैं पॉइंट लगा रही हूं क्योंकि ये एक नाम के लिए ट्रिक बनाई है। गड़गड़ाई, खंजर चक गड़गड़ाई। तासा ने कुंडी लगा, तासा ने कुंडी लगा, धौंस डफ पर जमाई, धौंस डफ पर जमाई। यहां पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जैसे कि ने, डफ पर जमाई, कुंडी लगा का कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक बनाई है जिससे याद रह जाए। डेरू खंजर चक गड़गड़ाई, तासा ने कुंडी लगा, धौंस डफ पर जमाई। यानी ये कहना चाह रहा है कि कोई डेरू है जिसने खंजर उठाया, खंजर यानी चाकू, चका मतलब उठाना, उठाकर गड़गड़ाया, क्या किया, गड़गड़ाया, और
तासा ने क्या किया, फिर कोई तासा नाम की कोई लड़का मान लो या लड़की है, तासा ने कुंडी लगा दी और लगाकर धौंस जो है वहां पर एक डफ भी बैठा था, और डफ किसे कहा है, डेरू को कहा है। डेरू जो है वो डफ है और डफर के ऊपर धौंस जमाई है, ठीक है, डफर पर धौंस जमाई है। तो यहाँ डेरू खंजर चक गड़गड़ाई, तासा ने कुंडी लगा धौंस डफ पर जमाई। डफ ही होगा क्योंकि खंजर उठा के कौन आजकल गड़गड़ाता है, तो इसी से हमने याद कर लिया कि डेरू जो है उसने खंजर चक गड़गड़ाई और तासा ने कुंडी लगा धौंस डफ पर जमाई। अब हम याद करेंगे, नाम क्या हो जाएगा, डेरू से डेरू ही है, खंजर से आपका बनेगा खंजरी, खंजर से बनेगा खंजरी, चक से बनेगा, चय के ऊपर मैंने बिंदी लगाई है इसीलिए ये क्या बनेगा, चंग, क्या होगा, चंग। गड़गड़ाई से बनेगा गड़गड़ाटी, गड़गड़ाटी। और इसके बाद तासा, तासा भी एक क्या है, वाद्य यंत्र है, और तासा ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ, और कुंडी भी क्या है, एक वाद्य यंत्र है जो कि अवनत वाद्य यंत्र है। लगा का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, कुंडी लगा, धौंस, धौंस भी एक, धौंस से बनेगा धौंसा, धौंसा क्या है, एक वाद्य यंत्र है, और डफ जो है ये भी क्या है, एक वाद्य यंत्र है। तो ये हमारे सारे अवनत वाद्य यंत्र जो कि एक तरफ से खाल से मंडे हुए हैं। आगे क्या बनेगा, डेरू खंजर चक गड़गड़ाई, तासा ने कुंडी लगा धौंस डफ पर जमाई। डेरू, खंजरी, चंग, गड़गड़ाटी, तासा, कुंडी, धौंसा, डफ, ये सारे हुए आपके अवनत वाद्य यंत्र के एक तरफ खाल से मंडे हुए वाद्य यंत्र, ठीक है। इसके बाद सेकंड होगी दो तरफ से खाल से मंडे हुए वाद्य यंत्र जो होंगे, तो इनके लिए भी अलग से ट्रिक है। ट्रिक क्या होगी, ट्रिक होगी, माँ कमर के पंखा लगा, माँ कमर के पंखा लगा, इसे कमर कह दो या कमट कह दो, लेकिन मेरे हिसाब से इसे कमर याद रखना इजी होगा। तो माँ कमर के पंखा लगा, डमरू ढोल डाक लगा, डमरू ढोल डाक। हाँ, तो ये क्या है, दो तरफ से खाल से मंडे हुए वाद्य यंत्र जो होंगे उनकी ट्रिक होगी, माँ कमर के पंखा लगा, डमरू ढोल डाक मृदंग बजा। यानी माँ कमर के पंखा, यहाँ पर कमट है वैसे तो, लेकिन इसे कमर याद करेंगे ताकि याद रखना इजी हो। माँ कमर के पंखा लगा, डमरू ढोल डाक मृदंग बजा। होंगे क्या क्या, तो यहाँ देखिए, माँ से मादल, फर्स्ट है माँ से मादल, कमर से मैंने आपको बता ही दिया कमट है ये, और पंखा से पंखावज, पंखा से पंखावज, और लगा का यहाँ कोई मतलब नहीं है, डमरू आपको जैसे दिख ही रहा है डमरू, ढोल भी आपको पता ही है ढोल, डाक भी सेम ही है डमरू डाक, मृदंग जो है ये भी वही होगा जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर बजा, बजा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो माँ कमर के पंख लगा, पंखा लगा, डमरू ढोल डाक मृदंग बजा। तो माँ से मादल, कमर से कमट, पंखा से पंखावज, डमरू से डमरू, ढोल से ढोल, डाक से डाक और मृदंग से मृदंग। ये वो वाद्य यंत्र हो गए जिनके दोनों तरफ खाल मंडी हुई हो। अब हमारा लास्ट बच गया जिसके ऊपरी हिस्से पर तो खाल बंधी होगी और नीचे का हिस्सा जो होगा वो बंद होगा। ऊपर खाल से मंडे हुए वह नीचे का हिस्सा बंद, नीचे से बंद हिस्सा होगा। थर्ड टाइप के अवनत वाद्य यंत्र है। अवनत वाद्य यंत्र में हमने दो प्रकार के वाद्य यंत्र पढ़ लिए, दोनों की ट्रिक बनाई है। फर्स्ट है अवनत वाद्य यंत्र में एक तरफ खाल से मंडे हुए, ट्रिक क्या होगी, डेरू खंजर चक गड़गड़ाई, तासा ने कुंडी लगा, धौंस डफ पर जमाई। सेकंड थे अपने एक तरफ, दोनों तरफ से खाल से मंडे हुए,
जिसकी ट्रिक है माँ कमर के पंखा लगा, माँ कमर के पंखा लगा, डमरू ढोल डफ और मृदंग बजा, सॉरी डमरू ढोल डाक मृदंग बजा, डमरू ढोल डाक मृदंग बजा। अब हमारे लास्ट है ऊपर खाल से मंडे हुए वह नीचे से बंद हिस्सा। तो इसमें देखिए ठीक होगी, माठ में दम लगा के मोटा, माठ में दम लगा के मोटा, माठ में दम लगा के मोटा, नौबत नगाड़ा बाजे, मोटा नौबत नगाड़ा बाजे, मोटा नौबत नगाड़ा बाजे। तो इस ट्रिक से हम याद करेंगे, माठ से हो जाएगा माठ, दम से हो जाएगा दमामा, मोटा माठ में का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है और लगा का भी कोई मतलब नहीं है, लगा के का कोई मतलब नहीं है। मोटा से हो जाएगा तीसरा माटा, और नौबत आप जानते ही होंगे, नौबत और नगाड़ा और बाजे का कोई मतलब नहीं है। तो हमारी ट्रिक बन गई, माठ में दम लगा के मोटा नौबत नगाड़ा बाजे। माठ का माठ हो गया, में का कोई मतलब नहीं है, दम से दमामा, लगा के का कोई मतलब नहीं है, मोटा का माटा, नौबत का नौबत, नगाड़ा का नगाड़ा। ये हो गए आपके अवनत वाद्य यंत्र जो कि 3 प्रकार की हैं और तीनों हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारा तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। अभी हमें इनके नाम लर्न करने हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है अवनत है, कौन से तत्वाद्य यंत्र है और कौन से सुशीर है और कौन से घनवाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र में देखिए आपके लिए ट्रिक बनाई है, ये तारों से बजने वाले हैं। रावण का रबाब रो, रावण का रबाब रो साज गुजरी, रावण का रबाब रो साज गुजरी दुचित, रावण का रबाब रो साज गुजरी दुचित सुईक, दुचित सुईक बपंग रवाज, दुचित सुईक बपंग रवाज, रावण का रबाब रो साज गुजरी दुचित सुईक बपंग रवाज। यानी कि इसके अंदर तत्वाद्य यंत्र जो है वो सारे आ गए। रावण का मतलब है रावण हत्ता, का मतलब है कमायचा, रबाब का मतलब रबाब, रो का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सा का मतलब है सारंगी, जय का मतलब है जंतर, रावण का रबाब रो साज गुजरी का मतलब है गुजरी, दुचित दू का मतलब है दुकाको, ची का मतलब है चिंकारा, दुचित तय का मतलब है तंदूरा, सुईक सु का मतलब है सुरिंदा, सु का मतलब क्या है सुरिंदा, ई का मतलब है इकतारा, एक बेटे दुतारा भी होता है, इकतारा यही लिख रही हूं मैं दुतारा। इकतारा में एक तार होता है जैसा नाम से स्पष्ट है और दुतारा में 2 तार होते हैं। बपंग जो है जो का तैयारी होगा बपंग, और रवाज भी ऐसे ही होगा जैसा नाम है वैसे। अब इनके अंदर सबसे हार्ड होता है तारों की संख्या याद रखना, लेकिन उसके लिए भी ट्रिक है। 9 27 4 27, 9 27 4 27 5 6 5, 9 27 4 27 5 6 5, इसके बाद 1 3 4, 9 27 4 27 5 6 5 1 3 4 10 2 12, 10 2 12 याद कैसे रखोगे? 9 27 ऐसे पक्का रख लेना है आपको। 9 27 4 27 5 6 5, 9 27 4 27 5 6 5 1 3 4 10 2 12, 10 2 12। तो यहाँ देखिए रावण हत्था में तारों की संख्या होगी 9,
तमाचा में तारों की संख्या होगी 27, रबाब में तारों की संख्या होगी 4, सारंगी में तारों की संख्या होगी 27, जंतर के अंदर तारों की संख्या होगी 5 या फिर 6, गुजरी के अंदर तारों की संख्या होगी 5, दुकाकों में तारों की संख्या होगी 1, चिंकारा में तारों की संख्या होगी 3, तंदूरा में तारों की संख्या होगी 4, सुरेंद्रा में तारों की संख्या होगी 10। यहां मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक तारा में एक तार, दुतारा में 2 तार, लेकिन इस एक तारा और दुतारा को आपको छोड़ देना है। इसके बाद बपंग में तारों की संख्या होगी 10 और 2, बपंग में तारों की संख्या होगी 2 और रवाज में 12। ट्रिक क्या है? 9 27 4 27, 9 27 4 27, 5 6 5, यहां तक कीजिए। 1 और 3 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 10 और 2 कितने होते हैं? 12। लेकिन आपको इनका क्रम जो है, सीक्वेंस जो है, यही रखनी है, वरना ये ट्रिक उल्टी पलटी होगी तो ये भी आपका खराब हो जाएगा। तत्वादय यंत्र की ट्रिक क्या होगी? रावण का रबाब, रोसाज, गुजरी, दुचित, सुईक, बपंग, रवाज, सारे के अपने अपने नाम है। तारों की संख्या 9 27 4 27, 5 6 5, 1 3 4, 10 2 12। ये हो गए तत्वादय यंत्र। ओके, थैंक यू। आज की क्लास अपनी यहीं तक। कल हम सुशीर और घनवाद्य यंत्र जो है उनकी ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।